Bismillahirrahmanirrahim. So, students, up till now we have discussed the three main topics from the chapter that are nutrition in the plants. Then we have discussed about the carnivorous plants and the special modes of nutrition in plants, and then the role of stomata in gaseous exchange and transpiration. Now the fourth topic, which is included in your syllabus, that is given by the KPK government as we are following it. So it is the movement of water through roots. And then beta, first of all that we have discussed that the stomata are responsible for transpiration. So it means कि water जो है वो soil से uptake होता है और leaves के पास जाता है, तो फिर वहाँ पे extra water create होगा तो वो stomata से release होगा, ठीक है. लेकिन अब ये जो मूवमेंट है यानी सॉइल से वाटर की मूवमेंट टूवर्ड्स द लीव्स, या आप ये कह सकते हो कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारे पास आता है कि फ्रॉम रूट्स टू, और रूट्स में कहाँ से आ रहा है, सॉइल से, टू द क्राउन. अब क्राउन का मतलब है कि आपके पास जो टॉप पार्ट्स होंगे, यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास वाटर यूज लीव्स में होता है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द रूट्स, यानी रूट्स इन्वॉल्व तो हो रही हैं कि सॉइल का वाटर दैट मस्ट बी डिलीवर्ड टू द क्राउन आर द लीव्स, ठीक है, for photosynthesis, but the passage through which the soil is delivering water to the crown is the roots, ठीक है. यानी roots जो हैं वो पहले water को absorb करेंगी और फिर वो water जो है वो crown या leaves तक transport होगा. अब वो कैसे absorb करती हैं, roots का structure क्या होता है, क्या factors होते हैं जो कि water को absorb होने में या next cells to cells transport होने में help करते हैं कि वो leaves तक move करें और फिर extra water जो है वो transpiration के mechanism के थ्रू रिलीज हो जाए. तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स क्या होता है. सो बेटा अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो ये जो सेक्शन आपको मिल रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट है, आप रूट को ऐसे काटो या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटें तो आपको ये सेक्शन मिलेगा. तो इस सेक्शन को अगर आप देखो बेटा तो इसमें सबसे पहले ये जो आपको आउटर लेयर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, ठीक है. सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट्स. अब आप नॉर्मल अगर रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो रूट आपको इस फॉर्म में नजर आती है कि यहाँ पे और इसके साथ इधर रूट कैप होती है, ठीक है. कैप के बाद आपके पास जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन या रीजन ऑफ ग्रोथ होता है. ग्रोथ के बाद आपके पास जो है वो मैचुरेशन रीजन होता है, ठीक है, या डिफ्रेंसिएशन पहले कह दें एंड देन मैचुरेशन कह दें. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ को एक्चुअली रूट्स को एक्चुअली 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ होता है. सबसे पहले कैप है जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है. देन आपके पास ग्रोथ है, ग्रोथ मीडियम है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. फिर उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है कि उसने आगे किस किस पार्ट्स के अंदर डेवलप होना है, एंड फाइनली आपके पास एक मैच्योर रूट जो है वो डेवलप हो जाती है. अब मैं अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटूं, यानी अगर इसको यूं काटूं तो आपको ये ऐसे नज़र आएगा कि जो पूरी रूट है उसको कवर किया हुआ होता है एपिडर्मल सेल्स ने, ठीक है. तो जो एपिडर्मल सेल्स है बेटा ये आपके पास क्या होंगे, यानी हम पहले जो आउटर स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे रूट्स का, दैट इज द एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड टिश्यूज, single layer of flattened tissues throughout the outer surface of roots, ठीक है, यानी outer surface of roots पे present होगा. अच्छा, सो ये हो गई आपके पास एक सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस जो कि आउटर सरफेस ऑफ रूट को कवर करती है, ठीक है. देन हमारे पास आते हैं रूट हेयर्स. सो रूट हेयर्स आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स. ये कोई सेल्स नहीं होते हैं, दीज आर जस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल. यानी अगर आप देखो तो आपके पास ये एपिडर्मल सेल है अगर, तो इसकी ये जो एक्सटेंशन है यानी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड द रूट हेयर. एंड व्हाई दीज रूट हेयर्स आर डेवलप और व्हाट इज द नीड ऑफ दीज एक्सटेंशंस. सो दिस इज नीडेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज होता है, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर.
सो इट मीन्स कि अगर आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होनी है तो इससे ये जो आपके पास रूट के एपिडर्मल सेल्स हैं इनकी एक्सटेंशंस होंगी, और ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं रूट सेल्स की, जिनको आप एपिडर्मल एक्सपेंशंस कह रहे हैं. दीज आर एक्ट एज अ रूट हेयर्स and they have to increase the surface area of roots for the maximum absorption of water. ठीक है. Then underlying the epidermal cells we have a ground tissues and these ground tissues are called cortex. ठीक है. So we can say that the ground tissues, ground का मतलब होता है जो उसका मैट्रिक्स बनाते हैं, maximum portion होता है. ठीक है. So these are the ground tissues and they are made up of actually parenchymal cells. अब पेरेन्काइमा सेल्स हैं तो पेरेन्काइमा आपको पता है सॉफ्ट लिविंग सेल्स होते हैं, उनकी थिन मेम्ब्रेन होती है और वाटर के स्पोर्ट या वाटर टर्जिडिटी की वजह से उनकी जो शेप होती है वो मेंटेन रहती है. ठीक है. और ये क्यों होते हैं? ये आपके पास स्टोरेज के लिए हैं, चाहे इसके अंदर फूड स्टोर हो या ये टर्जिडिटी को मेंटेन करें. ठीक है. सो कॉर्टेक्स जो है ये आपके पास ये ग्राउंड टिश्यूज, ये सारे ग्राउंड टिश्यूज हैं. इनके दरमियान देखिए बेटा आपको ये स्पेस नजर आ रहा होगा विच आई हैव रिप्रेजेंटेड विद ग्रीन. ठीक है. दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर सेल्यूलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस. और ये क्यों होता है कि जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वो स्पेस के थ्रू जो है वो जाइलम तक मूव कर सकता है. ठीक है. देन हमारे पास आता है पेरीसाइकल. पेरीसाइकल क्या है? साइकिल फॉर्म में सेल्स होंगे. पेरी का मतलब होता है अबव. सो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट अबव द वेस्कुलर बंडल. सो दोज सेल्स व्हिच कवर किसको? वेस्कुलर बंडल. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके पास जो पेरीसाइकल के सेल्स हैं बच्चे, ये जो रेड में रिप्रेजेंट किए हुए हैं आउटर, दीज आर पेरीसाइकल सेल्स. पेरीसाइकल अबव और साइक्लर फॉर्म में है एंड अबव द वेस्कुलर बंडल है, तो इसलिए इनको पेरीसाइकल कहा जाता है. ठीक है. देन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रूट्स में विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स. अब जो वेस्कुलर बंडल है ये तो आपको पता है कि हमारे पास दो तरह का होता है, एक को आप जाइलम कहते हो और एक को आप फ्लोएम कहते हैं. जाइलम के बारे में बच्चे आपको ये पता है कि ये वाटर कंडक्शन करता है. ठीक है. और फ्लोएम के बारे में भी हमें ये पता है कि ये फूड की कंडक्शन करता है. ठीक है. सो वाटर कंडक्शन कहाँ होती है? फ्रॉम साइल टू क्राउन. और जो फूड कंडक्शन है वो कहाँ होती है? फ्रॉम क्राउन टू सॉइल. सॉरी अपरूट्स कह सकते हैं इसमें. सॉरी. ठीक हो गया. अब जो जाइलम है वो दो तरह के होते हैं. ठीक है. आपने ये टॉपिक डिस्कस तो नहीं किया बट आपको पता होना चाहिए कि जाइलम जो है ये वाटर की कंडक्शन करते हैं. तो ये दो तरह के होते हैं, दोनों थिक वॉल्ड हैं. ठीक है. और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं इसकी? ट्रैकीड्स. जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रैक्योफाइट्स को ट्रैक्योफाइट इन ट्रैकीड्स की वजह से यानी जाइलम्स की वजह से कहा जाता है. और ये प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके पास जिम्नोस्पर्म्स में. ठीक है. और दूसरी फॉर्म जो है वो आपके पास है वेसल्स, और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंजियोस्पर्म्स में. दोनों जो हैं वो एक्चुअली हैं तो जाइलम की ही फॉर्म्स हैं, लेकिन ट्रैकीड्स जो हैं वो ज़रा पॉइंटेड होती हैं इस फॉर्म में, और जो वेसल्स हैं तो वो सिंपल वेसल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. जबकि फ्लोएम जो है वो सिंपल एक ही फॉर्म होती है जो कि फूड को कंडक्ट करती है फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स और फ्रॉम टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. देन हमारे पास आता है मूवमेंट ऑफ वाटर, कि अब वाटर की मूवमेंट जो है वो ये तो हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ रूट को. ठीक है. और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज फ्लोएम, और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन रिप्रेजेंट हुआ है दिस इज जाइलम. ठीक है. और इनके सेंटर में कैम्बियम प्रोकैम्बियम के सेल्स होते हैं जो कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. देन हमारे पास आता है मूवमेंट ऑफ वाटर. सो अब जो हमारे पास एपिडर्मिस है यानी रूट हेयर से लेके जो हमारे जाइलम है और फिर जाइलम से लीव्स तक जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होती है?
तो पहली चीज़ कि हमें पता है मूवमेंट ऑफ वाटर जब कभी भी मेम्ब्रेन के क्रॉस होती है तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि प्लांट के पार्ट्स जो हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑस्मोसिस से वाटर की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिंपल प्रोसेस है दैट इज डिफ्यूजन। So osmosis and diffusion both can contribute towards the movement of water from the soil through roots toward the leaves, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। एक्चुअली के सेल के कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए, यानी अगर सॉइल से वाटर अपटेक हो रहा है तो प्लांट के अंदर कैसे मूव करेगा। तो हमें ये बात पता है बच्चे कि आपके पास जो आउटर वॉल होती है दैट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर आपके पास प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास एक वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इट मीन्स कि हमारे पास तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प कर रही हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। सो ये जो तीन पार्ट्स हैं ये हेल्पफुल होते हैं इन मूवमेंट ऑफ वाटर। सो पार्ट्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट हो गया सेल वॉल, दिस इज टोटली परमिएबल। जब ये परमिएबल है तो डेफिनेटली इट विल अलाउ एवरीथिंग फ्रॉम द सॉइल टू मूव इनटू द रूट्स, ठीक है। देन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन दैट इज डिफरेंशियली परमिएबल, और आप ऑलरेडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में पढ़ चुके हो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो सिलेक्टिव या फिर डिफरेंशियल हो जाती है, ठीक है। देन हमारे पास आता है पैसेज ऑफ वाटर, कि वाटर जो मूव करेगा ऑल्दो वो ऑस्मोसिस से कर रहा है और डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है कुछ सेल्स में मूव करवाने के लिए, लेकिन वो कैसे हो रहा है। सो बच्चे पैसेज ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, तो आपने याद रखना है कि सॉइल से वाटर जो है वो मूव करेगा सबसे पहले एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से ये वाटर मूव करता है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से पेरीसाइकल एंड पेरीसाइकल से जाइलम, और जाइलम से फाइनली ये मूव करेगा टूवर्ड लीव्स, और लीव्स से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो स्टोमेटा में, और स्टोमेटा से वो क्या हो जाएगा ट्रांसपायर, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा पैसेज ऑफ वाटर मूवमेंट, दैट वाटर विल बी टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय मीन ऑफ रूट एपिडर्मिस, और उसमें प्रेजेंट हैं आपके पास रूट हेयर्स जो कि उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन दैट वाटर विल मूव टुवर्ड द कॉर्टेक्स और द ग्राउंड टिश्यूज। लाइक अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से वाटर मूव करेगा, इसमें आएगा, इधर कॉर्टेक्स से मूव करके पेरीसाइकल, पेरीसाइकल से जाइलम, और फिर जाइलम से जो है वो आपके पास मूव करेगा लीव्स में, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस डायग्राम को देखें जो कि आपको पैसेज ऑफ वाटर बता रहा है, तो यहाँ पे आपके पास है साइल, साइल में वाटर और सॉल्यूट्स ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से मूव कर रहा है ये एपिडर्मल सेल्स में, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से पेरीसाइकल, पेरीसाइकल से ये जाइलम सेल्स हैं, और जाइलम के थ्रू ये मूव करेगा टूवर्ड्स द लीव्स, और लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू ये क्या हो जाएगा एक्सपायर, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो सॉइल से स्टार्ट हो रही है, एब्जॉर्प्शन इज डन बाय द रूट हेयर, then it delivered to the cortical cells or the ground tissues, and from the ground tissues to the pericycle, and in the pericycle water is delivered to the xylem, and from the xylem it is taken up to the aerial part of the plants or the crown of the plant, that are the leaves. And when the leaves done the photosynthesis, आपको पता है यहाँ पे photosynthesis का process होता है और water required होता है for photolysis, तो उसके रिजल्ट में फोटोलाइसिस तो हो गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर रह जाएगा दैट विल बी रिमेन रिमूव्ड फ्रॉम द लीव्स बाय मीन ऑफ ट्रांसपायरेशन। सो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है दिस इज द पैसेज ऑफ द वाटर, लेकिन व्हाट काजेस और कौन सा ऐसा फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर from the soil toward the leaves, ठीक है।
सो बेटा इसके लिए आपने याद रखना है, और आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है, दैट इज द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। ऑल्दो फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, लेकिन वो आपके सिलेबस में वो नहीं है, एडेड नहीं है, तो लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया उसका ज़रूर होना चाहिए कि क्या ऐसा फैक्टर है जो सॉइल से रूट्स तक वाटर को मूव करने में हेल्प करता है। सो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल। अब देखिए किसी भी चीज़ की जो फ्री एनर्जी होती है उसको हम उसकी पोटेंशियल कहते हैं। सो अगर हम वाटर की फ्री एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, तो अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसकी जो फ्री एनर्जी है उसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। तो इस वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल के लिए हम साइन यूज़ करेंगे साई का, और वाटर के लिए स्मॉल w, ठीक है। सो दिस शोज द वाटर पोटेंशियल, एंड हाउ डू वी डिफाइन इट। सो द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर, किसी भी मीडियम के अंदर है उसकी जो भी फ्री एनर्जी है वाटर की, उसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। अब देखिए बच्चे, एक आपके पास प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का मतलब है कि उसमें किसी किस्म की कोई सॉल्यूट या कोई भी कंटेमिनेशन प्रेजेंट नहीं है। तो प्योर वाटर की जो एनर्जी होती है वो हाई है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मोशन में होंगे और वो ज़्यादा जो है हिंड्रेंस नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तो वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, इसलिए जो प्योर वाटर होता है उसकी वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, एंड दैट मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज 0, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 0 वाटर पोटेंशियल होगी जब वाटर आपका प्योर होगा, उसमें कोई भी कंटेंट एडेड अप नहीं हुआ होगा, ठीक है। फिर साई w यानी वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर, अगर आपके पास प्योर वाटर तो है, लेकिन अगर आप इसमें सोल्यूट ऐड कर दें, यानी अगर आप ये कहो कि इसमें आपने ऐड कर दिया है साल्ट्स को, तो फिर क्या होगा कि अब साल्ट और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, उनकी कोलिजन के रिजल्ट में उनकी जो फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, या आप ये कह सकते हो ऑफ द सोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ये डिक्रीज 0 से हो रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जहाँ पे भी आपको वाटर पोटेंशियल प्योर के अलावा किसी फॉर्म में मिलेगा तो उसके साथ आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि वो 0 से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है दिस इज इक्वल टू द सोल्यूट पोटेंशियल प्लस द प्रेशर पोटेंशियल, यानी उसकी सराउंडिंग में जो फोर्सेस उसके ऊपर एग्जर्ट हो रही हैं। और जब हम बात इधर रूट्स की कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स आपके पास टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है। सो ये जो टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी वाटर प्रेशर, किसकी वजह से? सोल्यूट ऐड होने की वजह से, तो इसको आप बोलेंगे वाटर पोटेंशियल, ठीक है। सो टर्गर प्रेशर को या प्रेशर पोटेंशियल को और सोल्यूट पोटेंशियल को मिला के हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में अगर आप सोल्यूट को रिमूव कर दें तो फिर आपके पास मैक्सिमम है, लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं जब भी सॉइल से वाटर की एब्जॉर्प्शन की, तो हम ये भी कहते हैं कि उसके अंदर कुछ अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल से रूट्स के थ्रू लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल में आपके पास वाटर प्रेजेंट होता है तो दिस इज नॉट एक्चुअली द प्योर वाटर। अच्छा, ये प्योर वाटर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर वाटर? उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर वाटर भी है प्लस उसके साथ सोल्यूट्स भी हैं, लेकिन सोल्यूट्स लेस हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में ग्लूकोज और बाकी जो मिनरल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी सॉइल के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। सो वाटर बचे और सोल्यूट्स जो हैं, ये वाटर तो है लेकिन सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल में जो साई ऑफ W है यानी वाटर पोटेंशियल है, दिस इज हाई, ठीक है। क्यों हाई है? उसका रीजन क्या है कि देयर सोल्यूट्स आर लेस, ठीक है। तो जब सोल्यूट लेस है तो वो इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्यों हाई है? क्योंकि ये लेस नेगेटिव है। नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव हो रहा है कि उसमें सोल्यूट ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो डिक्रीज्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये सॉइल से आगे की तरफ मूव करेगा
तो साई ऑफ वाटर जो है या वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। उसका क्या रीज़न है, वो क्यों डिक्रीज होगी? कि अब अगर आप इसको देखें तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कॉर्टेक्स जो है वो स्टोरेज टिश्यूज होते हैं और इन स्टोरेज टिश्यूज में मे बी ग्लूकोज प्रेजेंट हो, इनमें हो सकता है स्टार्च प्रेजेंट हो, ये भी हो सकता है कि इसके अलावा कोई कंपोनेंट, कोई मिनरल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मोर सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। जब मोर सोल्यूट्स प्रेजेंट होंगे तो आपके पास साई ऑफ W जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और साई ऑफ W डिक्रीज हो रही है तो इट मींस कि ये क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि जो भी मीडियम आपका हाइपरटोनिक होता है वो मोर नेगेटिव होता है और जो भी मीडियम आपका हाइपोटोनिक होगा वो लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, सो अब जी यहाँ से सॉइल से वाटर की मूवमेंट हो रही है तो ये यहाँ पे हाइपोटोनिक था, जबकि सेल्स इसके मुकाबले में हाइपरटोनिक थे क्योंकि वहाँ पे साई ऑफ W डिक्रीज थी ज़्यादा सोल्यूट्स की वजह से। तो डेफिनेटली वाटर जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब वाटर की मूवमेंट होती है तो थ्रू आउट द सेल्स वो क्यों होती है कि वो मोर साई ऑफ W से मूव करता है लेस साई ऑफ W की तरफ। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि वो हाइपोटोनिक से मूव करता है हाइपरटोनिक की तरफ। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो लेस सोल्यूट से, यानी वाटर की मूवमेंट लेस सोल्यूट से होती है टुवर्ड मोर सोल्यूट एरियाज। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से जो भी वाटर मूव करेगा वो थ्रू जो है वो प्रॉपर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के करेगा, यानी वो हाइपोटोनिक होगा मीडियम, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ से वो मूव करेगा टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक और लेस वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो एंड तक जब आप लीव्स में पहुंचेंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन मज़ीद इंक्रीज होती जाएगी और जो वाटर है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसलिए आप ये कह सकते हो कि सेल टू सेल जो वाटर की मूवमेंट होती है वो अंडर द ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारे पास मैकेनिज्म हो गया कि किस पैसेज के थ्रू वो मूव करते हैं, लेकिन अब वाटर जो मूव करता है वो कौन से पाथवेज को फॉलो करता है। ठीक है, सो आपकी बुक में ये 3 पाथवेज गिवन है, एक को आप एपोप्लास्ट कहते हैं, एक को सिम्प्लास्ट कहते हैं और एक को वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। ठीक है, एपोप्लास्ट होता क्या है बेटा, ये होता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट है, लिविंग है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन लिविंग जरूर प्रेजेंट होता है। और वो कौन सा पार्ट है, जैसे आपने पढ़ा था कि सेल वॉल इज नॉन लिविंग इन नेचर। ठीक है, या मैंने भी आपको बताया कि सेल के दरमियान में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज आल्सो अ नॉन लिविंग पार्ट, क्योंकि दिस इज जस्ट अ स्पेस, उसमें कोई जो है वो सेल प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास ये दोनों जो पार्ट्स हैं दे आर कॉल्ड द एपोप्लास्ट, और आप इसको कह सकते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, या आप इनको कह सकते हो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट, यानी प्रोटोप्लास्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, फिर सिम्प्लास्ट है, तो सिम्प्लास्ट इज सिंपली द प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट। और हमने सेल वॉल के टॉपिक में ये बात डिस्कस की थी कि प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो इट मींस कि हमारे पास जब लिविंग सेल इन्वॉल्व हो रहा है, लिविंग पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे सिम्प्लास्ट। ठीक है, और प्लांट्स की क्योंकि वाटर मूवमेंट हम प्लांट्स में डिस्कस कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वैक्यूल। अब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये ग्रीन वाला बच्चे वैक्यूल अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट, जो कि इसको बाकी के साइटोप्लास्ट से डिफरेंशिएट करती है या सेपरेट करती है। ठीक है, सो अब देखिए हमारे पास 3 पाथ आगे, एक एपोप्लास्ट है, एक सिम्प्लास्ट है और एक वैक्यूलर है। तो एपोप्लास्ट पाथवे को मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि मूवमेंट ऑफ वाटर
movement of water from cell to cell by non-living parts are cell wall. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये आउटर सेल वॉल है, इनर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सेल और वैक्यूल है, ठीक। अगर वाटर यहाँ से अपटेक होता है और वो यूं मूव करता है, यानी सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है ऐसे एक सेल से दूसरे सेल में, लेकिन वो सेल वॉल का पैसेज फॉलो कर रहा है, तो आप इस मूवमेंट ऑफ वाटर को बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। सो अगर आप एपोप्लास्ट पाथवे को देखें बेटा, तो क्योंकि ये सेल के अंदर से नहीं गुजर के जा रहा, इसलिए इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। सो इट फेस लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये लेस रेजिस्टेंस को फेस करता है। कौन सी लेस रेजिस्टेंस? कि इसको मेटाबॉलिक हिंड्रेंस नहीं मिलती। हिंड्रेंस क्या होगी? नो मेटाबॉलिक हिंड्रेंस। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस सेल के अंदर होता है, लिविंग पार्ट के अंदर होता है, एंड वी आर डीलिंग विद द नॉन लिविंग पार्ट। सो इट मींस दैट कि ये वाला जो पार्ट है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि इसको कोई मेटाबॉलिज्म का हिंड्रेंस मिल सके, ठीक है। अब क्योंकि मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो आप ऑस्मोसिस को भी नहीं ले सकते। यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो डिफ्यूजन के थ्रू होगी। सो सेल टू सेल मूवमेंट तो होगी, लेकिन किसके थ्रू होगी? डिफ्यूजन ऑफ वाटर होगी, ठीक है। सो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। एफिशिएंट आप इसको क्यों कह रहे हैं? उसके रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको सेल के ना तो हिंड्रेंस मिल रही है ना रेजिस्टेंस मिल रही है, ज्यादा वाटर मूव कर रहा है और डिफ्यूजन भी आसानी से हो सकती है, ठीक है। जबकि अगर आप सिंपलेस्ट वे में आए तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे करेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल बाय प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट से तो है, यानी यहां से यहां पे मूव करेगा, लेकिन कैसे मूव करेगा, किस तरह से मूव करेगा, ठीक है। सॉरी, ये वैक्यूल टू वैक्यूल नहीं, सेल टू सेल आएगा। अच्छा, ऐसे यहां से, यानी ये इधर से मूव कर रहा है ऐसे। तो जब ये यू बाय प्रोटोप्लाज्म मूव करेगा तो एक सेल से दूसरे सेल में कैसे आएगा बच्चे? तो आपने पढ़ा था कि दो सेल्स के दरमियान का जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो ये जो कनेक्शन है दो सेल्स के दरमियान, प्लाज्मोडेस्माटा, इट इज फॉर द मूवमेंट ऑफ वन मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि ये तो नॉन लिविंग था, सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा था, तो इसमें जो है वो हिंड्रेंस नहीं थी, रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस को फेस करेगा, क्योंकि इसमें आपके पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी हैं, ठीक है। सो फेस मोर रेजिस्टेंस ऑफ सेलुलर कंटेंट, ठीक है। फिर उधर मेटाबॉलिक हिंड्रेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक हिंड्रेंस इन्वॉल्व होगी क्योंकि आपके दो सेल्स का इंटीरियर इन्वॉल्व हो रहा है। सो आप ये कह सकते हो कि मोर मेटाबॉलिक हिंड्रेंस। अब जब मेटाबॉलिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है दिस इज लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि लेस मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। और उधर आपने बात किया कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है वो थ्रू डिफ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी वो क्योंकि मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है, सेल मेम्ब्रेन, तो आपके पास ऑस्मोसिस के थ्रू होगी, ठीक है। सो ये दो मैकेनिज्म हमारे पास इन्वॉल्व हो गए, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एंड द थर्ड वन विच इज द वेरी सिंपल मेथड कि ये क्या होगा, फ्रॉम वैक्यूल ऑफ वन प्लांट टू वैक्यूल ऑफ अदर प्लांट। अब एक सेल से दूसरे सेल तक आने के लिए वो दोनों पाथवे को यूज कर सकता है, एपोप्लास्ट भी हो सकता है प्लस वो सिम्प्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि साइड W मोर से
वो मूव करेगा साई डब्ल्यू लेस की तरफ, ठीक है, यानी अक्रॉस द या अलोंग द जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इसकी मूवमेंट होती है। और अगेन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बच्चे आपके पास वो ऑस्मोसिस ही होगी। और जैसे हमने सिम्प्लास्ट में कहा, तो जैसे सिम्प्लास्ट बहुत एफिशिएंट मेथड नहीं है मूवमेंट ऑफ वाटर का लाइक एपोप्लास्ट, तो इसी तरह से वैक्यूलर जो है वो भी मोर एफिशिएंट नहीं है, ये भी लेस एफिशिएंट है क्योंकि इसको ज़्यादा हिंड्रेंस मिल रही है, एक तो पहले साइटोप्लास्ट की और फिर दूसरा वैक्यूल की, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पाथवेज अगर हम देखें तो उनमें जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट पाथवे होता है वो एपोप्लास्ट पाथवे होता है, क्योंकि सेल वॉल से के थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। तो अगर अब आप इस डायग्राम पे आएँ तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि वाटर जो है वो इंटर होता है, ठीक है, तो ये वाटर अगर यहाँ से इंटर हो और इस स्पेस के थ्रू मूव करके इधर आए तो ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये वाटर यहाँ से इंटर हो इस सेल में, इससे इस सेल में आए, फिर दूसरे सेल में और फिर जाइलम के पास और जाइलम से क्राउन में जाए, तो ये लेस एफिशिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये सेल टू सेल जब मूव करेगा तो आपके पास जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको हिंड्रेंस मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये वाला फिर कौन सा हो गया एपोप्लास्ट, दिस इज सिम्प्लास्ट, ठीक है। अब अगर मैं वैक्यूल की भी बात करूं बच्चे तो वो भी पहले इधर आएगा, इसके वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में, फिर तीसरे वैक्यूल में, एंड देन फाइनली जो है वो आपके पास जाइलम में मूव करेगा। लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये आपके सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है, इसलिए इसको सेल के अंदर की हिंड्रेंस फेस नहीं करनी पड़ती। तो हम ये कह सकते हैं कि एपोप्लास्ट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड देन द वैक्यूलर एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। So that was about the movement of water from roots to the leaves or through the roots के soil से कैसे जो है वो water roots के अंदर जाइलम तक आता है और फिर जाइलम से कैसे जो है वो leaves तक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी movement of water होगी वो more water potential के एरिया से less water potential के एरिया की तरफ move करेगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोर वाटर पोटेंशियल तब है जब वाटर जो है वो ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। और आप इसको कह सकते हो कि दिस इज लेस नेगेटिव। और अगर आपके पास जो है वो साई डब्ल्यू लेस हो रही है यानी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो वो किसकी वजह से होगी? सॉल्यूट के एडिशन की वजह से। और जब सॉल्यूट ऐड होते जाएंगे ज़्यादा तो आपके पास जो आपकी पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।